Hello students, good afternoon. Very good afternoon. कैसे हैं आप लोग? How are you? Fine. चलो जी, बढ़िया जी बढ़िया। सो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? सतीश कुमार, परफेक्ट। ओके, हम आपको बता रहे थे कि व्हाट इज सॉल्ट, सॉल्ट एनालिसिस क्या होता है, वो चीज़ पढ़ाई जा रही थी। एंड उसमें एक मिनट रुकिए, एक्चुअली नेटवर्क नहीं आ रहा है। नेटवर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। परफेक्ट। अब क्या हो गया भाई? अब तो नेटवर्क भी आ गया। हाँ, उसको हार्डली 60 सेकंड लगेगा सही होने में। 60 सेकंड में रुकना पड़ेगा। क्या पीसी भी ऑफ हो गई नेट की वजह से? टेंशन मत लीजिए, आगे से नहीं हुई। आगे से नहीं हुई, ये बात कंफर्म है। बस मैं ये बात जानता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लगेगा तो लगेगा। भाई खुल जा शमशन। लक्ष्य खंडेलवाल, बहुत मजे ले रहे हो, बहुत खुश हो रहे हो। वाह, क्या बात है। ये बात गलत है। चैलेंज देना पड़ेगा शायद आपको। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि मान लो ये मेरे लैपटॉप को ओपन नहीं हो रहा, यदि ऐसा है तो स्क्रीन शेयरिंग होगी, आपको आवाज़ भी आएगी, सब कुछ होगा। बस मैं वो विजिबल नहीं हूँ। हाँ स्टूडेंट्स, क्या आपको हार्ड कॉपी प्रिंटेड मटेरियल मिल गया या नहीं? वो कुछ बोल रहे हैं नो, कुछ बोल रहे हैं यस, बट डिसाइड कर लो, नो या यस। सो आधे लोग को मिल गया, आधे लोग को नहीं मिला। समझ से ले आए। ओके, जो कोटा में स्टूडेंट्स है वो ले आए। ओके, नहीं घर पे नहीं आए क्या? घर पर हूँ, डिलीवरी में टाइम लगेगा। आज क्या प्रॉब्लम क्या भाई इसकी?
नेट चल रहा है, बस ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। अफसोस, आप लोग के लिए बुरी खबर है, ये क्लास होगी, क्लास होगी, क्लास होगी। अब तो क्लास होगी भाई। यस, परफेक्ट, परफेक्ट। तो ठीक है जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग बहुत लेट हो गए हैं, थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं। हम टाइम पास, अब टाइम पास बहुत हो गया, अब देख लो भाई, अब सब पढ़ना शुरू कर दो। बात ये है, कहानी ये है कि लास्ट क्लास तक हम लोग पढ़ रहे थे कि सॉल्ट को मैंने व्हाट इज सॉल्ट एनालिसिस, वहां से हमने शुरू किया था। सॉल्ट में दो पार्ट होता है, एक होता है कटायन, एक होता है एनायन। ये एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। मतलब कटायन एनायन टाइप ऐसा कुछ मान लो, कुछ इस तरह से। फिर हम लोग एसिडिक रेडिकल को हम लोग पहले पढ़ेंगे, और बेसिक रेडिकल हम लोग ऐसा कुछ पढ़ेंगे। और एसिडिक रेडिकल को फिर हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया था, याद हो तो, क्लास ए, क्लास बी, कुछ याद है? क्लास ए कौन? जहां पर डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड एस्टर्स को ऐड करोगे तो गैस कोई निकलती बाहर निकलती है, इज नोन एज क्लास ए। और यदि कोई पीपीटी सीपीटी मिलता है या फिर कोई कलर चेंज होता है या रेडॉक्स रिएक्शन होती है तो आपको मिलेगा क्लास बी विथ डाइल्यूट एस्टर्स ऑफ वाला। और कुछ था कॉन्सेंट्रेटेड एस्टर्स ऑफ वाला, क्या मैंने पढ़ा था? हाँ है ना, पढ़ा था। ये था सब ग्रुप वन, सब ग्रुप टू, ऐसा कर हमने पढ़ा था, ठीक है। सो इसमें मैं आपको 8 रेडिकल्स पढ़ा चुका हूँ, इसमें आपको 8 रेडिकल्स पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है कि इन दोनों में एक रेडिकल ऐसा था जो कॉमन था, वो था फॉर्मेट। क्या मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी, फॉर्मेट वाला? फॉर्मेट क्या मैंने आपको पढ़ाया? हाँ या ना? नहीं पढ़ा। तो ठीक, अब आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा फॉर्मेट, जो कि दोनों ही ग्रुप से बिलोंग करता है। नंबर 2 फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास बी। क्लास बी को मैं फर्दर दो पार्ट में ब्रेक करूंगा। कैसे ब्रेक करूंगा? एक बार जो पीपीटी फॉर्म करते हैं वो, एक बार जो रेडॉक्स सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो, इस सेशन में डिवाइड करने जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो दो पार्ट में डिवाइड किया, वापस दो पार्ट में डिवाइड किया, वापस दो पार्ट में डिवाइड किया, एंड सो ऑन चीजें चल रही थी, ठीक है, ठीक है। आगे कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसोफोर में ये 8 भी आएंगे, बट हम लोग इनको यूज करेंगे नहीं इन जनरल, ठीक है जी। एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, एक और प्रश्न, थोड़ा बहुत रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। यदि मान लीजिए कुछ मैं ऐसा कर रहा हूँ और मेरे को ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मिल रहा है, कलरलेस गैस हैविंग विनेगर स्मेल, क्या मुझे बता सकते हो कौन सा था रेडिकल? विनेगर स्मेल, एसिडिक एसिड, ठीक है। यदि बात करूं मैं, आपको मिलेगा कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस कम्स आउट विद ब्रिस्क अफरवेसेंस, तो वहां पे कौन था? इन दोनों से कोई भी, या दोनों? नेक्स्ट, यदि बात करूं मैं, आपको ऑब्जर्वेशन मिला ब्राउन फ्यूम्स और कलर्ड फ्यूम्स, कौन था? नाइट्राइट। डाइल्यूट ऐड करने के बाद यदि मेरे को मान लो ऑब्जर्वेशन मिला कलरलेस गैस हैविंग बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर ओनली, तो सल्फाइट है, सल्फेट, सल्फाइट है, बाइसल्फाइट। आपको ऑब्जर्वेशन मिला कलरलेस गैस हैविंग बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर विथ येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी, आंसर थायोसल्फेट, थायोसल्फेट। याद हो गया? याद हो गया, ठीक है, गुड। अब मान लो कॉन्सेंट्रेट एस्टोसोफोर को ऐड करने के बाद मेरे को ऑब्जर्वेशन मिल रहा है व्हाइट फ्यूम्स
which can be intensified by ammonia solution. कौन है वो? White fumes which can be intensified by ammonia solution. Answer Cl minus. It will produce HCl. उसके बाद हमें क्या मिलेगा? Dense white fumes with ammonia. Okay, next आपको ऑब्जर्वेशन मिल रहा है रेडिश ब्राउन फ्यूम्स. कौन है वो? ब्रोमाइड. आपको मिला वायलेट फ्यूम्स. कौन था वो? वायलेट फ्यूम्स. आयोडाइड. आपको मिला व्हाइट फ्यूम्स. ऑन हीटिंग it will produce white fumes. On heating it will produce white fumes. Answer bored. आपको मिला on heating it will produce brown fumes. On heating it will produce brown fumes. On heating it will produce brown fumes. Nitrate. आपको मिला colorless and odorless gas comes out with brisk effervescence which can turn lime water into milky white and it burns with blue flame. कौन था वो? इसका मतलब CO CO2 दोनों था. इसका मतलब ऑक्सिलेट. लेती क्वेश्चन पुट अप करो कि इट विल प्रोड्यूस, जो ऑब्जर्वेशन मिलेगा वो है व्हाइट फ्यूम्स व्हिच कैन कन्वर्ट ट्रांसपेरेंट वाटर ड्रॉपलेट इनटू ओपेक. कौन था वो? SiO4. तो रेडी कौन सा प्रेजेंट था? ये दोनों. क्या हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं? अब आगे. तो जिस तरह से मैं आपको बोला तो लिखना शुरू करें जी. The format radical belongs from both subgroup 1 and subgroup 2. ये दोनों से बिलोंग करता है बिकॉज ये डाइल्यूट H2SO4 के साथ अलग ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ कुछ अलग ऑब्जर्वेशन देता है, इसलिए फॉर्मेट को दोनों तरह रखा गया है. ठीक है. क्या आपने नोट लिखा? मिलन कुमार का डाउट है सर थायोसल्फेट मैंने नहीं होगा इफ आस्क्ड ओनली बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर मी. नहीं, ओनली बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर इसका मतलब कि वहां पे येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी नहीं मिला मिलन कुमार. ऑब्जर्वेशन में ओनली कलरलेस गैस हैविंग बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर है ओनली, और कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो मैं थायोसल्फेट कैसे बोलूंगा? ठीक है. सो चलो अब हम शुरू करते हैं. आपने शायद नोट लिखा होगा. मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से ये अलग अलग ऑब्जर्वेशन देने वाला है. यदि मान लीजिए फॉर्मेट में आपने ऐड किया डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl, देन इट विल प्रोड्यूस फॉर्मिक एसिड. आपको हमें स्लाइटली वार्म करना होगा. और ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन है पंजेंट स्मेल. तो उसका मैं ऑब्जर्वेशन लिखूं. ऑब्जर्वेशन क्या ऑब्जर्वेशन था? colorless gas having pungent smell. ठीक है. पीयूष आपको ना लाइव क्लास प्रेफर करनी चाहिए. क्या हम आगे बढ़े? यदि मान लीजिए आप वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की जो पहली प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग एसिड ये H+ देता. अब उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो प्रॉपर्टी यूज आने वाली है. वो क्या है? बताओ कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूं मैं? डिहाइड्रेट कराऊं या ऑक्सीडाइज कराऊं? विच इज बेटर ऑप्शन? डिहाइड्रेट कराओ. आप लोग भी साथ साथ में लिखते रहिएगा. तो ये एज ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये वर्क करेगा. अपन को क्या करने का है? पानी निकालने का है. तो पानी निकालने के बाद बताओ क्या बचा? CO. और CO का ऑब्जर्वेशन क्या है? CO मुझे के लिए तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. C का ऑब्जर्वेशन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. इट बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम. आप बिल्कुल सही बोला आपने. इट बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम. परफेक्ट. एनी डाउट? आगे बढ़े. आप PTCL वाले भी कर सकते हो. यस, इट कैन कन्वर्ट पैलेडियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू ब्लैक मेटालिक डिपोजिशन. आप ये लिख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लो.
संगीन पंजेंट स्मेल दो के साथ है, दो के साथ नहीं है, बहुतों के साथ है। H2S भी पंजेंट स्मेल होती है, SO2 की भी पंजेंट स्मेल होती है। पंजेंट में तीव्र गंध, तीखी गंध, वो तो बहुतों की होती है, तो एक जनरलाइज्ड वर्ड है। ठीक है, अमोनिया की पंजेंट स्मेल होती है, तो वो तो एक जनरलाइज्ड वर्ड है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास ए कंप्लीट हुआ। अब हम शुरू करते हैं क्लास बी। क्लास बी को मैं दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहा हूँ। एक ऐसे जो कि पीपीटी फॉर्मेशन करेंगे, एक ऐसे जो कि कलर चेंज करेंगे या रेडॉक्स स्टेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। आपको बुक्स में क्लास बी को फर्दर डिवाइड नहीं किया गया है, बुक्स में क्लास बी को फर्दर डिवाइड नहीं किया गया, लेकिन उन्हें दोनों कंबाइन करके रखा, बट मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, चलेगा? चलेगा। तो हेडिंग डालो क्लास बी सबग्रुप 1 विच विल प्रोड्यूस पीपीटी विद सुटेबल रिएजेंट। लिखिएगा क्लास बी के अंदर मैं इसको डिवाइड करने जा रहा हूँ सबग्रुप 1 सबग्रुप 2, जो आपको बुक में नहीं मिलने वाला, आपको सिंपल क्लास बी ही मिलने वाला बस। तो जो पॉइजनस गैस होती है जिनकी स्मेल कुछ होती है, तो उनकी स्मेल कैसे आइडेंटिफाई होती है? सिद्धांत आजकल ना बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं कि जो कि कोई भी गैस का टॉक्सिक लेवल क्या वो एक्सप्लेन कर सकता है, वो बता सकता है कि कितना टॉक्सिक है वो। विशेष सोमानी सब ब्लैक स्क्रीन में नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे जो मैं यूज करता हूँ नोटेबिलिटी, जो ऐप यूज करता हूँ, वो ऐप ना चीजों को वापस कन्वर्ट नहीं करता। वो ब्लैक स्क्रीन को वापस व्हाइट व्हाइट पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा, बट व्हाइट जो मार्कर से मैं लिखता हूँ उसको व्हाइट में ही रहने देता है वो। बाकी सबके पास में क्या होता है, बाकी सब में जो ब्लैक से लिखते हैं, जो ब्लैक के अंदर व्हाइट से लिखते हैं, वो ऑटोमेटिक उनका कन्वर्ट कर देता है व्हाइट टू ब्लैक, ब्लैक टू व्हाइट। बट यहाँ पे मेरा कन्वर्ट नहीं हो पाता, इसलिए मुझे सब कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं नहीं करूंगा, और मेरे अकॉर्डिंग तो ये भी बेटर है। आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है अपनी स्क्रीन के जो भी क्या कहते हैं ब्राइटनेस, उसको कम कर लीजिए अकॉर्डिंग टू मी। जबरदस्ती क्यों, मतलब ब्लैक स्क्रीन यूज करो। सारा एक्सपेरिमेंट लैब में करना चाहिए, हाँ करना तो चाहिए, बट इतना सारा आप कर नहीं पाएंगे। आप दो तीन एक्सपेरिमेंट कर लोगे वही बहुत है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर रीजन ऐड करूंगा और आपको यहाँ पे मिलेगा पीपीटीज। तो पीपीटी मिलेगा तो यहाँ पे इनफेरेंस क्या हो सकता है, इनफेरेंस मतलब क्या क्या यहाँ प्रेजेंट हो सकता है। तब इनफेरेंस है आइदर यहाँ पर सल्फेट हो सकता है, वो हो सकता है फॉस्फेट, या हो सकता है दोनों। एसिड रेडिकल में आपने कोई पर्टिकुलर रीजन ऐड किया, लाइक बेरियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, लाइक सिल्वर नाइट्रेट वगैरह, और यदि पीपीटी मिल गए तो इन दोनों से कोई एक वहां प्रेजेंट हो सकता है। अनिकेत प्रकाश बोल रहे थे सीओ याद कर रखना या HCOS याद करना। अनिकेत प्रकाश आप पूछना क्या चाहते हो? अनिकेत प्रकाश आप क्या पूछना चाहते हो, सीओ याद रखना है HCOS, मतलब चाहते क्या हो अनिकेत प्रकाश? नहीं, आगे बढ़ते हैं। रही बात सल्फेट फॉस्फेट ना, कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स देता हूँ। लाइक जैसे सल्फेट, सल्फेट सोल्यूशन यदि मान लो प्रेजेंट होता है इसके अंदर, और आप बाहर से ऐड कर रहे हो बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन और स्ट्रोंशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन, कुछ भी आप ऐड करो, तो आपको यहाँ पे मिलते हैं कुछ पीपीटीज, ना कि कोई गैस लिबरेट होती है। इस तरह से मैं उनको क्लासिफाइड करूंगा व्हाइट पीपीटीज। सिर्फ सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारे हैं, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, ओनली इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करो फॉस्फेट। तो फॉस्फेट के साथ भी बहुत सारे रिएजेंट्स पीपीटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, उनमें से एक रिएजेंट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, बाकी हम लोग बाद में बिल्कुल तमीज से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इंट्रो चल रहा है। आपको यहाँ मिलेगा Ag3PO4 का ये लो पीपीटी। बातें क्लियर है? बातें क्लियर है? श्रीनाथ पूछने से इनफेरेंस का मतलब क्या था, इनफेरेंस का मतलब होता है अनुमान कि वहां पे क्या क्या हो सकता है। क्या आपने नोट किया? अभिषेक राठौर पूछे सब सारे सारे रिएक्शन पानी में होती है क्या?
अभिषेक राठौर यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ, तो आपको क्या लगता है पानी में होगी या फिर किस में होगी? अभिषेक राठौर यहाँ पे लिखा हुआ हर जगह सॉल्यूशन ऑफ, इसका मतलब पानी में होगी या किस में होगी? किसी में भी। अभिषेक राठौर बोल रहे किसी में भी, सॉल्यूशन मतलब किसी में भी। यदि आपको कुछ पता नहीं तब क्या आप मानोगे? यदि आपको पता नहीं तब क्या मानोगे सॉल्यूशन? यदि आपको कुछ नहीं पता तब सॉल्यूशन क्या मानोगे? जो बचपन से मानते रहे, बचपन से जो मानते रहे, वाटर, खत्म। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं सबग्रुप टू, जो कि ना रिडॉक्स रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं और कलर चेंज करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने क्या किया, एक अननोन सैंपल का सॉल्यूशन में मैंने ऐड किया कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट, और यहाँ पे कलर चेंज हुआ या फिर कुछ रिडॉक्स रिएक्शन हुई, हमें तो मेन तो कलर चेंज दिखेगा। तो वहां पर कौन कौन से रेडिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं? इनफरेंस क्या है, अनुमान क्या है कि वहां पर क्या क्या हो सकता है? तो वहां पर हो सकता है आइदर क्रोमेट, वहां पर हो सकता है डाइक्रोमेट, वहां पर हो सकता है मैग्नेट, वहां पर हो सकता है पर मैग्नेट। से बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो मुझे क्यों लगता है कि मैं आपको ऑलरेडी सब चीजें पढ़ा चुका हूँ। लाइक MnO4 माइनस की मैं आपको रिएक्शंस पढ़ा चुका हूँ बहुत सारी। MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम विद I माइनस, MnO4 माइनस इन बेसिक मीडियम विद I माइनस, आपको पढ़ा चुका हूँ। और बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ने बाकी है जहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन हो रही थी। एक्वस और क्या था वो, एसिड मीडियम में लेके जाऊंगा तो कलर चेंज होगा फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस, और कुछ भी लाइट पिंक कलर। मैं इसमें लेके जाऊंगा इन बेसिक मीडियम का, क्या मिलेगा यहाँ पे कलर आपका मिलेगा, ब्राउनिश ब्लैक पीपीटी। तो चीजें चेंज होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं अब बात करूँ क्रोमेट, क्रोमेट या डाइक्रोमेट, मैं इसका बात करूँ तो मैं लो एग्जांपल देता हूँ। इससे बहुत कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं अपकमिंग क्लासेस में। तो एक एग्जांपल जिससे मान लो ये ऑरेंज सोल्यूशन, यहाँ पे क्रोमेट का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। यदि मैं इसकी रिएक्शन कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट से करा दूं, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे मान लो यहाँ पे सल्फर है +4 में इन एसिडिक मीडियम, तो सल्फर +4 जाएगा इन +6, इसका अंदर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो बाजू में क्या हुआ, रिडक्शन, रिडक्शन हुई कॉलम किसमें जाएगा, इन +3। तो उनका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 या +6, ग्रीन सॉल्यूशन। ऐसे बहुत सारे रिएजेंट्स है, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स है जो कि इनका कलर चेंज करने वाले हैं, जो कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम +3 से +6 से +3, इनको चेंज करेंगे डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ द मीडियम। क्या बात सुन रहा है? इसका फंडा के बाद आपको ये फंडा क्लियर है? कौन कौन से रीजंस होंगे, क्या क्या होंगे, आपको बहुत तमीज से पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ इंट्रो चल रहा है, क्या बातें क्लियर है? काउंट कर लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ रेडिकल्स कितने हैं। क्लास ए सब ग्रुप 1 में कितने थे, क्लास ए सब ग्रुप 2 में कितने थे, फॉर्मेट को अलग से याद रख लेना। फिर क्लास बी सब ग्रुप 1, क्लास बी सब ग्रुप 2, टोटल कितना हुआ टोटल? So total number of radicals answer is 23. कंप्लीट हुआ? तो जी अब टॉपिक थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक ये मैं इतना बोल चुका हूँ कि हमें पहले पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है ओके। मैं वही बता चुका हूँ कि एसिडिक रेडिकल्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत हल्का सा मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, हल्का सा। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमें पढ़ना क्या आगे? हम लोग लैब में जाते हैं, लैब में जाने के बाद में सबसे पहला टेस्ट में कौन सा परफॉर्म करना होता है? क्या हम लोग पहले जाके एसिडिक रेडिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं या बेसिक रेडिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एंड क्यों? एंड क्यों? तो कद दो में मैं मार दूंगा, तो क्यों? मैं तो क्या, बहुत सिंपल है। बट क्वेश्चन ये है कि पहले हम लोग कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे।
मिलन कुमार ये सबसे बोल रहे, नॉट ऑलवेज, एक में नहीं आएगा बस, बाकी सब आएगा। तो पहले हम लोग ना परफॉर्म करेंगे टेस्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल। पहले हम एसिडिक रेडिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे, फिर हम लोग बेसिक रेडिकल का टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाई एसिड रेडिकल आर टेस्टेड फर्स्ट इन लैब बिफोर द टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल। एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाई एसिड रेडिकल आर टेस्टेड फर्स्ट in lab before the test of basic radical। और क्या आपने नोट किया, क्वेश्चन लिखा आपने? देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है, इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा आपको सुनना पड़ेगा ध्यान से। ये कहानी है, ये कहानी किसकी है? ये कहानी है, मान लो यदि आप बेसिक रेडिकल का टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, आप बोले कि नहीं सर हम तो पहले बेसिक रेडिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे, करो भाई करो। तो पॉइंट है, बेसिक रेडिकल में आपको जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो और बेसिक रेडिकल हमने 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ग्रुप 1 2 3 4 5 6। उसमें सबसे पहले ग्रुप में आपको मिलता है सिल्वर एजी प्लस सॉल्यूशन, आधा एजी सी NO3 टाइप ऐसा कुछ मिलेगा आपको। बेसिक रेडिकल की बात कर रहा हूँ मैं, आपको वहां बताऊंगा। जैसे यहाँ पर हमने क्लास ए सब ग्रुप में ऐड किया डायलेट एस्ट्रोस्कोर, वैसे में बेसिक रेडिकल में मैं सबसे पहले ऐड करूंगा डायलेट HCl। बताओ क्या मिलने वाला था, क्या ऑब्जर्वेशन मिलने वाला था? ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन जो मेरे को विजिबल होगा, जो विजिबल होगा वो बताओ। तो मेरे को विजिबल होगा पीपीटी, और उसका पीपीटी का कलर क्या है? व्हाइट पीपीटी जो मुझे दिखता। तो हमारी सोच ये थी कि यहाँ पे एक व्हाइट पीपीटी मिलना चाहिए था, ये हमारी सोच थी। बट होता क्या है, आपको यहाँ मिलेगा येलो पीपीटी। यदि आपने डायरेक्टली बेसिक रेडिकल टेस्ट परफॉर्म कर दिया तो आपको हो सकता है वहां पे येलो पीपीटी मिल जाए, हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। पूछो कैसे? बिकॉज कुछ ऐसे एसिडिक रेडिकल्स हैं जो कि बेसिक रेडिकल टेस्ट में इंटरफेयर करते हैं, लाइक फॉस्फेट। तो फॉस्फेट जैसे बेसिक ऐसे एसिडिक रेडिकल जो कि इंटरफेयर करते हैं बेसिक रेडिकल टेस्ट परफॉर्म करने में, वो Ag3PO4 का पीपीटी बनाना शुरू कर देंगे पहले। इससे पहले AgCl से पहले Ag3PO4 का पीपीटी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाएगी। वेट कर रहा हूं, कुछ ऐसे इंटरफेयरिंग रेडिकल्स होते हैं। इंटरफेयरिंग का मतलब कि जो बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। तो कुछ ऐसे एसिडिक रेडिकल्स जो कि ना बेसिक रेडिकल टेस्ट परफॉर्म करते वक्त इंटरफेयर करते हैं। तो या तो आप एक काम करो, आप बोलोगे कि सर हमें पहले बेसिक रेडिकल का टेस्ट परफॉर्म करना है, तो आप एक काम कर सकते हो कि सबसे पहले आप ना जो भी इंटरफेयरिंग एसिडिक रेडिकल्स है उनको आप आइडेंटिफाई करो, कौन कौन है यहाँ पे पड़ा हुआ है। आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आप क्या करो, उनको डिस्ट्रॉय करो और रिमूव करो, खत्म करो। तो पहले आप आइडेंटिफाई करो। ये टेस्ट शुरू करने से पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या है वहां पे फॉस्फेट तो प्रेजेंट नहीं है, और ये प्रेजेंट है तो आप उसको रिमूव करें यूजिंग द स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज। रिमूव करने के बाद अब आप क्या करें, आप बेसिक रेडिकल टेस्ट अब आप परफॉर्म कर सकते हो, और अब आपको जो मिलेगा आपको मिलेगा व्हाइट पीपीटी। एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन मेरे पास में ये है कि आप डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आप पहले एसिडिक रेडिकल टेस्ट परफॉर्म कर लो। इधर पहले एसिडिक रेडिकल टेस्ट परफॉर्म करोगे तो जो भी इंटरफेरिंग रेडिकल्स है वो उसी टाइम पे खत्म हो जाएंगे। लाइक फॉस्फेट का जो मैं टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ तो वहां पे मैं ऑलरेडी मैं पीपीटी बना के उसको सेपरेट कर चुका हूँ। अब सिस्टम में फॉस्फेट नहीं है तो इंटरफेयर करेगा भी नहीं। अरे बोलो हाँ है ना? तो विच इज बेटर ऑप्शन, विच इज बेटर ऑप्शन, आप मुझे बताओ।
किसे पहले बेसिक रेडिकल टेस्ट परफॉर्म करने के लिए पहले मैं वो ढूंढूं कौन से वहां पे इंटरफेयरिंग एसिडिक रेडिकल्स प्रेजेंट है, उनको आइडेंटिफाई करूं, फिर इनको खत्म करूं, फिर मैं बेसिक रेडिकल टेस्ट परफॉर्म करूं, या दूसरा ऑप्शन पहले एसिडिक रेडिकल कर लो, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे वो, फिर बेसिक रेडिकल परफॉर्म कर लो। क्लियर? क्या बातें पूरी क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूं? और जब बातें पूरी क्लियर है तो फिर लिखना शुरू करें, तो फिर लिखना शुरू करें आंसर, तो लिखना शुरू करें। Some of the acidic radicals are interfering acidic radicals like oxalate, borate, fluoride, silicate, phosphate. ये सब interfering radicals होते हैं। इनमें से एक भी one of them, if any one of them is present, that is to be identified first and remove or destroy them using their standard properties. After that, we can perform test of basic radical, or otherwise, we can directly perform test of acid radical. बात क्लियर? क्या कोई बेसिक रेडिकल इंटरफेयरिंग रेडिकल्स होता है? सुनो, सुनो। क्या आपने नोट किया? क्या हम आगे बढ़े? नोट करो, आपके पास 30 सेकंड है। जब लिख लो तो बोल देना डन। डन। वेदांग ने बोला डन इज डन। ठीक है, अब मान लीजिए इतना मुझे पता चल गया कि एसिडिक और बेसिक में पहले मुझे एसिडिक रेडिकल का टेस्ट परफॉर्म करना है। तो मान लो आप ना केमिस्ट्री लैब में गए, आपको आपके हाथ में एक व्हाइट कलर का पाउडर आपको दे दिया। व्हाइट कलर का पाउडर दिखेगा इस पे? क्या दिखेगा? व्हाइट कलर पाउडर दिख रहा है आपको? व्हाइट कलर पाउडर दिख रहा है क्या? व्हाइट कलर पाउडर दिख रहा है? अरे वाह, व्हाइट कलर का पाउडर दे दिया एंड बोला कि पहचान को आइडेंटिफाई करो कि इसमें कौन है, कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है। मतलब क्या करोगे? सबसे पहले क्या करेंगे आप? सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन बना के फिर आपने ना वहां पे कुछ चीज आप ऐड करोगे, आप ये रेडिकल शुरू करोगे डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड, फिर कोई रिएजेंट वगैरह प्लांट देखना, सब कुछ करने वाले, हाँ है ना? लेकिन जो भी काम है, जो भी काम है, सारा सारा काम आप कहाँ करोगे? सब काम आप कहाँ करोगे? आप इसमें करोगे। मतलब जो भी चीज ऐड करने वाला वो आप किस में ऐड करोगे? वो आप ऐड करोगे इसमें, सॉल्यूशन ऑफ अननोन सिंबल में ऐड करने वाले हो आप जो भी चीज ऐड करोगे, हाँ या ना। और यदि मान लो कि ये जो व्हाइट कलर का पाउडर वो AgCl है, वो इनसॉल्युबल सॉल्ट है। व्हाइट कलर का पाउडर बेरियम सल्फेट है। कुछ भी हो सकता है, व्हाइट कलर का पाउडर तो कुछ भी हो सकता है, NaCl भी हो सकता है व्हाइट कलर का पाउडर, तो कुछ भी हो सकता है व्हाइट कलर का पाउडर तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो AgCl व्हाइट कलर का पाउडर दिया, आप रिएक्शन स्टार्ट कहां से करोगे? आप एसिडिक रेडिकल की स्टार्टिंग कहां से करोगे? आप टेस्ट ट्यूब में पहले आप ये सॉल्यूशन बनाओगे ना भाई, सॉल्यूशन बनाने के बाद तो शुरू करोगे प्रोग्राम। क्या इसका आप सॉल्यूशन बना सकते हो? ये तो पानी में इनसॉल्युबल है, ये तो पानी में इनसॉल्युबल, आप स्टार्ट कहां से करोगे भाई? एसिड रेडिकल टेस्ट परफॉर्म करना, ये बात मुझे पता चल गया। पहले मुझे आइदर क्लोराइड या सल्फेट का मुझे टेस्ट परफॉर्म करना है, बट कहां से करूं? ये भाई सोल्यूबल ही नहीं है, तो सोल्यूबल है ही नहीं तो Cl माइनस फ्री है ही नहीं। जब Cl माइनस फ्री है ही नहीं तो बाहर से मैं क्या H प्लस कॉन्सेंट्रेटेड ऐड करूं? मैं कैसे ऐड करूं? क्या भाई फ्री तो हो तभी तो ये व्हाइट फ्यूम्स में देगा। मतलब मतलब हमें ये बात पता चल गई अभी तक कि एसिडिक रेडिकल टेस्ट परफॉर्म करना है, लेकिन पहले आपको इनसॉल्युबल सॉल्ट को, जिसमें एसिडिक रेडिकल पड़ा हुआ है, उसको पहले आपको सोल्यूबल बनाना होगा,
फिर आप टेस्ट परफॉर्म करना शुरू करेंगे। ठीक है, बातें क्लियर है? ठीक है। तो इनसॉल्युबल सॉल्ट को सोल्युबल बनाकर ही आप अनायनिक और कटायनिक रेडिकल का टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, अदरवाइज आप टेस्ट परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे। सिंपल मैं आपको AgCl का पाउडर पकड़ा दूं, आप इसका टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर आप सोल्युबल कर ही नहीं पाओगे। AgCl सोल्युबल नहीं है, तो यहाँ पे Cl माइनस फ्री नहीं है, और जब Cl माइनस फ्री नहीं है तो आप उसको टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्या बातें क्लियर है? तो अब हमारा मेन मकसद है कि इनसॉल्युबल सॉल्ट को सोल्युबल बनाना। तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पुट अप करूंगा। वो क्वेश्चन है, व्हाट इज सोडा एक्सट्रैक्ट एंड न्यूट्रलाइज सोडा एक्सट्रैक्ट? इस क्वेश्चन के अंदर आइडिया आपको मिलेगा कि किस तरह से हम लोग सोल्युबल सॉल्ट को इनसॉल्युबल सॉल्ट को सोल्युबल बनाते हैं। क्वेश्चन लिखिए फटाफट, क्वेश्चन लिखिए। लिखा आपने? ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कहानी के। सुनो, इसकी जो कहानी है, यहाँ पे मैं कुछ कहानी बताऊंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत सारी बातें बोलूंगा, वो सब बातें आपको बाद में लिखी हुई है, सारी बातें आपको बाद में लिखी हुई है। तो टेंशन मत लेना, पहले चुपचाप सुनना। जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको पहले वो लिखना होगा। मैं जो भी एक्स्ट्रा बातें बोल रहा हूँ वो आगे लिखी हुई है। ठीक है, तो बीच में मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें बोलूंगा, आप उस समय टेंशन मत लेना, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का। इज दैट क्लियर? ये सिर्फ सुनने का। ठीक है, पॉइंट है कि आपने कोई भी एक इनसॉल्युबल सॉल्ट लिया, इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो आपको भी एक इनसॉल्युबल सॉल्ट का एग्जांपल दो, को भी इनसॉल्युबल सॉल्ट का एग्जांपल दो। AgCl, ठीक है, आपने बोला AgCl, आप चाहो तो कुछ भी ले लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपने बोला AgCl, इट्स ओके, चलेगा। ZNS वगैरह कुछ भी आप ले लो, ZNS वगैरह कुछ भी लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो यहाँ पे अपनी इच्छा से जो लिखना वो लिख लो, जो लिखना वो लिख लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हो, यहाँ पर आप ऐड करेंगे सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और फिर आप इसको आग लगाएंगे। एक्वस सस्पेंशन is heated, is heated and filtered and filtered। क्या होगा एंड क्यों होगा? दो क्वेश्चन आएंगे, तो सुनना ध्यान से। इनसॉल्युबल सॉल्ट का मान लीजिए AgCl इनसॉल्युबल सॉल्ट है। जैसे ही मैंने Na2CO3 को यहाँ पर डाला, Na2CO3 सॉल्यूशन डाला और आग लगाई, तो ये क्या करेगा? ये AgCl के अपर लेयर को तोड़ेगा, क्योंकि Na2CO3 के अंदर एक पावर होती है, इट इज हाईली कोरोसिव इन नेचर, it is highly corrosive in nature which can destroy lattice of insoluble salt। ये तोड़ेगा। अब तोड़ के यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ बनेगा थोड़ा सा AgCl अंदर से बच जाएगा, जो बचेगा, और जो बाहर AgCl है, बाहर वाला AgCl, ये जो ये वाला, वो रिएक्ट करेगा विद Na2CO3 जो आपने बाहर से ऐड किया। बताओ क्या मिलने वाला है? बताओ क्या मिलने वाला है? बताओ क्या मिलेगा? तो मुझे क्यों लगता है कि वही आयन एक्सचेंज रिएक्शन, सर आपने जो पहली रिएक्शन पढ़ाई थी टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, ऐसा कुछ मिलने वाला है, ऐसा कुछ मिलने वाला है। तो सर यहाँ पे मिलेगा एक तो NaCl, और एक आपको यहाँ पे मिलेगा Ag2CO3। ठीक है, हाँ, बट सर यहाँ पर जैसे कि आपने बोला आग लगी हुई है, तो Ag2CO3 टूटेगा किसमें? तो एक्वस सस्पेंशन का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर मैंने कितना दिया? यहाँ पे टेम्परेचर में मैक्सिमम कितना दे सकता हूँ? एक्वस का मतलब पानी के प्रेजेंस में मैं टेम्परेचर का मैक्सिमम कितना प्रोवाइड करा सकता हूँ? आंसर 100। क्या आपको सिल्वर मिलेगा? क्या आपको यहाँ पे सिल्वर मिलेगा? नहीं मिलेगा।
बस ये टूटेगा इन Ag2O प्लस CO2। मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज पढ़ाई हुई है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है, ये बात पढ़ा है। मैं सिंपल से बोलता हूँ क्या बात अपना, यहाँ मिलेगा रिमेनिंग AgCl, AgCl रिमेनिंग रेसिड्यू में R मीन्स रेसिड्यू, रिमेनिंग। इसमें क्या अभी दिक्कत थोड़ी सी ये है कि ये बोर्ड बड़ा नहीं है। जब आप ऑफलाइन क्लास में होते हो तो बोर्ड बहुत बड़ा होता है, लिखने में बहुत आसानी होती है। प्लस आपको हमें मिलेगा Ag2, दोनों ही सॉलिड स्टेट आपको मिलेंगे रेसिड्यू में। और फिल्ट्रेट में आपको क्या मिलने वाला है, मतलब फिल्ट्रेट में आपको क्या मिलने वाला है, NaCl। अभिषेक राठौर Ag2O फर्दर टूटेगा क्या? आपको लगता है कि Ag2O फर्दर टूटेगा? अभिषेक राठौर आपको लगता है कि Ag2O फर्दर टूटेगा? अभिषेक राठौर आपको लगता है Ag2O फर्दर टूटेगा? अभिषेक राठौर, अभिषेक राठौर आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? दूसरी बार आपने बहुत इररिलेवेंट क्वेश्चन पुट किया, दूसरी बार, जिसको मैं बार बार ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो इतना कंफर्म है कि इनसोल्युबल सॉल्ट का, इनसोल्युबल सॉल्ट जो भी हो उसका अनायनिक पार्ट कौन किसके साथ जाएगा? क्या मुझे बता सकते हो इसके लिए? इनसोल्युबल सॉल्ट का अनायनिक पार्ट किसके साथ जाने वाला है? आंसर सोडियम के साथ जाने वाला है, ऑलवेज ऑलवेज। और आपको एक बात बताता हूँ जो कि आपको शायद 2 दिन पहले पता चली है, ऑल सोडियम सॉल्ट्स आर सोल्यूबल इन पानी, ऑल सोडियम सॉल्ट्स आर सोल्यूबल इन पानी। क्या आपको एक बात थोड़ी देर पहले पता चली थी? पता चला था। इसका मतलब कि इसके इनसॉल्युबल सॉल्ट का अनायनिक पार्ट सोडियम के साथ जाने वाला, जो कि सोल्यूबल होगा ही होगा, जो सोल्यूबल होगा ही होगा, है ना? मतलब कहानी ये कि NaCl जो है, मतलब इनसॉल्युबल सॉल्ट का अनायनिक पार्ट अब सोल्यूबल हो गया है, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं सोडा एक्सट्रैक्ट, इसी को हम बोलते हैं सोडा एक्सट्रैक्ट। भाई अब इनसॉल्युबल सॉल्ट सोल्यूबल हो गया, ठीक है। अब Cl माइनस आपको पानी मिल जाएगा, अब आप टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। एनी डाउट? लग से खंडेलवाल, अब वापस बताने के लिए आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा आपको, अब मैं आगे नहीं बताऊंगा। क्या हम आगे बढ़े यहाँ पे, या तो कोई डाउट नहीं? रोहित मीना पूछे इनसॉल्युबल सॉल्ट कौन कौन से होते हैं, तो रोहित मीना जितने भी पीपीटीज होते हैं वो सब इनसॉल्युबल होते हैं। जय संजय पूछने से क्या हमें लिखना है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बोल चुका हूँ, ये चीज आपको लिखनी होगी, ये आपको लिखना होगा ना ऑब्वियसली। नहीं लिखा तो आप जब हैंड आउट मिलेगा तब लिख लेना। क्या मैं इसको यूज करते हुए क्या मैं अब टेस्ट परफॉर्म कर लूं? क्या मैं सभी एसिड के रेगुलर टेस्ट परफॉर्म कर सकता हूं क्या? हाँ या ना? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बिकॉज आपने कुछ देर पहले आपने यहाँ पे ऐड किया था स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, आपने पे ऐड किया था स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, जो सिस्टम के पीएच को बढ़ा देगा, जो सिस्टम की पीएच को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। और यदि आपने पीएच सिस्टम की बढ़ा दी तो इस हाई पीएच पे सारे के सारे एसिड क्रिटिकल टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते। तो बताओ अब हमें क्या करना है, तो बताओ अब हमें क्या करना है? हमें न्यूट्रलाइज करना है, हमें न्यूट्रलाइज करना है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए बताओ मैं यहाँ पे क्या ऐड करूं, न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं यहाँ पे क्या ऐड करूं? एसिड ऐड करूं। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे कुछ लिखने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत टाइम पास होगा, थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा कि सर क्या टाइम पास चल रहा है, लेकिन आफ्टर 3 मिनट्स आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है, क्यों मैंने टाइम पास किया। देखो साहब, आप लोग भी साथ साथ में लिखते रहिएगा, ऐड साथ साथ में लिखते रहो। डाइल्यूट मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स लाइक डायलुटेसिल और डायलुटेसिल और डायलुटेसिल until
solution becomes बताओ क्या? स्लाइटली एसिडिक। स्लाइटली एसिडिक कुछ अजीब सा लगा? कुछ अजीब सा लगा? हमें बनाना तो न्यूट्रल, बट मैं थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया डायरेक्ट, इसलिए डायरेक्ट हो जिससे वो स्लाइटली एसिडिक हो जाए। ठीक है, सानिध्य रिफ्रेश करें। तो आप पूछेंगे क्यों, तो क्यों का आंसर मैं आपको राइट नहीं दूंगा, मैंने आपको बोला था मैं थोड़ा टाइम पास करने वाला हूँ, तो थोड़ा वेट करें उस टाइम पास के लिए। इसमें लॉजिक क्या मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, वहां से सब कुछ चीजें क्लियर होंगी। अब मेरा क्वेश्चन है कि यदि मान लो यहाँ पे सिस्टम स्लाइटली एसिडिक हो गया, तो बताओ मुझे क्या ऐड करना होगा। दोस्तों एक मिनट आप अपने जो भी क्यूरियोसिटी है आप उसको एक मिनट आप अपने अंदर दबा के रखिए। आप यहाँ बताओ यदि यहाँ पे स्लाइटली एसिडिक है तो मुझे क्या ऐड करना होगा। बेस ऐड करना होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करूँ या वीक बेस ऐड करूँ, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करूँ या वीक बेस, वीक बेस। तो यहाँ पे ऐड करो, ऐड अमोनिया सॉल्यूशन। आप लोग साथ साथ में लिखते रहिएगा। अमोनिया सॉल्यूशन में क्या मैं NH को OH बोल सकता हूँ क्या? क्या अमोनिया सॉल्यूशन को NH को OH कहा जा सकता है क्या? कहा जा सकता है। और NH को OH ये क्या है? एसिड बेस। NH को OH क्या है? ये बेस। ठीक है, आपको NH को OH ऐड करना होगा ड्रॉप वाइज, ड्रॉप वाइज आपको ऐड करना है, ड्रॉप वाइज आपको ऐड करना है। उसके बाद आपको हल्का सा गर्म करना है, स्लाइटली वार्म। क्या होगा, अब इसको आप हल्का सा गर्म करोगे तो कंफर्म है कि आपको यहाँ पे न्यूट्रलाइज सोडा एक्सट्रैक्ट मिलने वाला है। ये बात कंफर्म है कि आपको यहाँ पे न्यूट्रलाइज सोडा एक्सट्रैक्ट मिलने वाला है, न्यूट्रलाइज सोडा एक्सट्रैक्ट मिलने वाला है, बात कंफर्म है, गारंटी 100% बोल सकता हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ड्रॉप वाइज क्यों ऐड किया? मत ऐड करो, थोड़ा ज्यादा ऐड कर दो, मुझे क्या प्रॉब्लम है। आप बोलेंगे आप, और यहाँ क्वेश्चन आपका मैं जो भी है यहाँ पे जो डाउट आया था सर आपने स्लाइड टेस्ट क्यों किया, फलाना ठिकाना, ये सब ताम झाम क्यों चल रहा है, बताता हूँ बताता हूँ। आई होप आपने नोट किया होगा। क्या मैं बताना शुरू करूँ? बताना शुरू करूँ? नोट कर लिया? ठीक है, पॉइंट है यहाँ पर जब आप एसिड ऐड कर रहे थे तो उस समय एक टाइम पर हो सकता है कि आप जो ऊपर से एसिड ऐड करो, धीरे धीरे जब आप एसिड ऐड कर रहे हो तो हो सकता है कि अपर सरफेस पे pH 7 आ जाए, अपर सरफेस पे वो न्यूट्रल हो जाए, बट हो सकता है कि अभी भी अंदर सॉल्यूशन स्लाइटली बेसिक हो। इट मे बी पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि ऊपर वाला सरफेस तो pH 7 आ गया बट नीचे में भी रह गया है, वो बेसिक रह गया है, इसलिए जानबूझ के मैं थोड़ा एसिड ऐड कर दिया एक्स्ट्रा। लो भाई जाओ, आप बेसिक मीडियम मत छोड़ना बिल्कुल भी। तो अब मैं थोड़ा स्लाइटली एसिडिक एसिड ऐड करने से क्या होगा कि अब वो बेसिक नहीं रहा, अब उसकी pH 7 से ज्यादा नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? क्या बात क्लियर कि यहाँ पे अब pH 7 से ज्यादा नहीं है? क्लियर है। अब जैसे pH 7 या 7 से कम हो गई तो उस समय मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, बेस ऐड करूंगा, NH को OH ऐड करना शुरू करूंगा। NH को OH इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया एंड H2O। तो यदि जब मैं ये ऐड कर रहा हूँ तो जो भी एक्स्ट्रा एसिड जो मैंने यहाँ पे ऐड किया था वो एक्स्ट्रा एसिड इससे रिएक्ट करना शुरू करेगा, OH में से रिएक्ट करना शुरू करेगा, सो न्यूट्रल बनाने की कोशिश करेगा। यदि भूल से आपके हाथ से एक्स्ट्रा अमोनिया सॉल्यूशन गिर भी गया, आपने मान लो थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दिया, अमोनिया सॉल्यूशन एक्स्ट्रा डाल दिया, तो अब वो सॉल्यूशन क्या हो गया होगा? बेसिक। उस समय अब एसिड मत डालना, अब एसिड मत डालना। यदि आपके हाथ से भूल से एक्स्ट्रा अमोनिया सॉल्यूशन डल भी गया तो टेंशन मत लेना, आग लगा देना। क्योंकि क्योंकि कहानी शुरू थी, बिकॉज कहानी शुरू थी। अब होता क्या है, जब तक आग नहीं लगी थी तो इनके बीच में होता था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोल्ड वाटर में अमोनिया पानी एक साथ रहेंगे थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
बट जैसे ही मैंने आग लगाई, आग लगाने के बाद इंक्यूबेशन जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, टूटेंगे, और जो ब्रेक होंगे टूटेंगे तो एक्स्ट्रा अमोनिया सॉल्यूशन जो मैंने डाला था, एक्स्ट्रा अमोनिया सॉल्यूशन जो मैंने डाला था, वो आपस में बॉन्ड तोड़ के अमोनिया बाहर उड़ना शुरू हो जाएगा। तो सिस्टम में एक्स्ट्रा अमोनिया अब बिल्कुल भी नहीं बचेगा। आग लगाने के बाद क्या आपको लगता है कि एक्स्ट्रा अमोनिया बचेगा? आपको ऐसा फील होता है कि अब एक्स्ट्रा अमोनिया बचेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या अब सिस्टम, क्या अब 100% न्यूट्रलाइज हो गया? क्या अब ये यहाँ पे 100% न्यूट्रलाइज हो गया, हाँ या ना? अब यस हो गया है। आप यहाँ पर 100% श्योर नहीं हो सकते थे कि वो 100% न्यूट्रल है ही नहीं, आप श्योर नहीं हो सकते थे। पूरा सॉल्यूशन क्या 100% न्यूट्रल है ही नहीं, आप नहीं सोच सकते थे ये बात। इसलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना पड़ा, ताम झाम करना पड़ा। तो यहाँ पे मैंने कुछ बातें एक्स्ट्रा बोली है, तो आप लिखना शुरू करें। लाइक क्या बोला था मैंने आपको? Na2CO3 is highly corrosive in nature, which can destroy or break lattice of insoluble salt and make them soluble. Number two, all sodium salts are soluble in water except sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate is partially soluble or less soluble in water due to massive hydrogen bonding. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पढ़ाया गया है इन NH CO3, पढ़ा दिया गया आपको। सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आपको पढ़ाया गया, NH CO3 आपको पढ़ाया गया है। अब रही बात अमोनिया पानी के बारे में, जो आपको सर मैंने अभी अभी मैं आपको जो पढ़ाया था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द अमोनिया एंड H2O? यस, दे आर soluble in cold water but insoluble in hot water. तो लिखना शुरू करें, आपके पास 2 मिनट है, आपका टाइम शुरू करो। अंकुर खुशवा, आप क्या पुटअप कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं? मेरा क्वेश्चन क्लियर मैं समझ नहीं पाया, आप क्या क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं? रेसिड्यू इज आल्सो एन इनसॉल्युबल सॉल्ट। अंकुर खुशवा ने पूछा पुटअप किया था, क्या था सर? ये क्वेश्चन पुटअप किया था अंकुर खुशवा ने, क्या था सर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, रेसिड्यू इज आल्सो एन इनसॉल्युबल सॉल्ट। अंकुर इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में क्या रिलेशन है? क्या था सर और रेसिड्यू इज आल्सो एन इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनके बीच में क्या रिलेशन है? स्टूडेंट्स क्या आपने लिखा? दुर्गेश राणा नहीं लिखा। भाई लिखो भाई, आज ही लिखना है भाई, आज ही लिखना है। कोई रिलेशन नहीं है। तो अंकुर खुशवाहा, इसी कारण से अब मैं आपको बाहर निकालना शुरू कर रहा हूँ। तो यस, मैं आपको बाहर निकाल रहा हूँ। तो अब अंकुर खुशवाहा हमारे बीच में नहीं रहे, मतलब क्लास के बीच में नहीं रहे, वो बाहर निकल चुके हैं। डन। तो ये अब सब कहानी कंप्लीट हो गई है, सब कहानी हो चुकी है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारा मेन पार्ट है। हेडिंग डालो, सॉल्ट एनालिसिस। नहीं 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 नहीं, हेडिंग डालो एसिडिक रेडिकल्स। हेडिंग डालो एसिड रेडिकल्स। बड़े बड़े बोल्ड एंड कैपिटल लेटर में हेडिंग डालो एसिडिक रेडिकल्स। आने वाले 6 या 7 लेक्चर, आने वाले 6 या 7 लेक्चर एसिड रेडिकल हेडिंग होगी, 7 लेक्चर तक। तो बोल्ड एंड कैपिटल लेटर में आप हेडिंग डालिए एसिडिक रेडिकल। शुरू करें। शुरू करें। श्रीनाथ चंद्रकांत, आप बोल रहे हैं रेसिड्यू एंड पीपीटी इज सेम। नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। सिल्वर, यदि मेरे को मेटल आता है, आफ्टर रिडक्शन मेरे को मेटल प्रोड्यूस होता है, क्या ये पीपीटी है? क्या क्या ये पीपीटी है? क्या नहीं, नहीं, ये रेसिड्यू होता है, रेसिड्यू। पीपीटी का मतलब होता है आयनिक कंपाउंड जो इनसोल्युबल हो। तो हेडिंग डालो एसिडिक रेडिकल। अब एसिडिक रेडिकल मैं आपको क्या पढ़ाना शुरू करूंगा?
अब मैं आपको कैटेगराइज कर चुका हूँ कौन सा रेडिकल किस ग्रुप से बिलोंग करता है। अब मैं उन सब मोह माया से हटा के अब मैं आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ाना शुरू करूंगा। मैं सीक्वेंस में था लाइक कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सल्फाइड बाइसल्फाइड सल्फाइड थायोसल्फेट नाइट्राइट एसिटेट ऑक्सलेट क्लोराइड ब्रोमेट, ये सब मैं आपको प्रॉपर सीक्वेंस वाइज मैं आपको एक साथ 23 रेडिकल्स पढ़ाना शुरू करूंगा इन सीक्वेंस। क्या लोग तैयार है पढ़ने के लिए? तो हेडिंग डालिए टेस्ट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, टेस्ट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, टेस्ट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। हेडिंग डालिए टेस्ट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। हेडिंग लिखी आपने? ठीक है स्टूडेंट्स, पॉइंट है मैं को कुछ थोड़ा सा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कुछ वर्ड्स इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। वर्ड क्या है वो ध्यान दीजिएगा। वर्ड है कि ये दो टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में कार्बोनेट सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, दूसरे में बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। ध्यान से इनमें किसी एक टेस्ट ट्यूब में कार्बोनेट में एक में बाइकार्बोनेट है। ये बात मुझे पता थी, लेकिन क्या हुआ कि मैं इसको लेवल करना भूल गया, मैं इसको लेवल चेक करना भूल गया कि इसमें बाइकार्बोनेट कौन सा था कार्बोनेट कौन सा था, मैं भूल गया ये बात। ठीक है, तो राइट नाउ अब हमें यहाँ पर इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है कि कार्बोनेट कौन था और बाइकार्बोनेट कौन था। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज किया डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब है कि अलग अलग टेस्ट ट्यूब में चीजें पड़ी रहती है, हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि किस टेस्ट ट्यूब में कौन था, इज नॉन एज डिस्टिंग्विश करना। क्लियर है? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने ऐड किया डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट HCl आपने ऐड किया। जैसे आपने डायरेक्ट एसिड को ऐड किया तो यहाँ पे कोई गैस बाहर निकली, कोई गैस बाहर निकली जिसका ऑब्जर्वेशन किया कलरलेस ऑर्डरलेस गैस कम्स आउट विद ब्रिस्क एफरवेसेंस व्हिच कैन टर्न लाइम वाटर इनटू मिल्की व्हाइट। तो बताओ वहां पे गैस कौन सी बाहर निकली थी? यहाँ पे गैस कौन सी बाहर थी जो निकली है? CO2। तो बताओ कि यहाँ पर सॉल्यूशन में कौन था? वो सॉल्यूशन में कौन था? यदि CO2 बाहर निकला तो वहां पे कौन था? क्या वहां पे बाइकार्बोनेट हो सकता है? क्या बाइकार्बोनेट ऑब्जर्वेशन दे सकता है, हाँ या ना? क्या बाइकार्बोनेट ऑब्जर्वेशन दे सकता है? यस दे सकता है। क्या यदि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बोनेट होता तो क्या आपको ये ऑब्जर्वेशन मिल जाता? मिल जाता। यदि यहाँ पे बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट दोनों यहाँ प्रेजेंट होता तो भी क्या आपको ये वाला ऑब्जर्वेशन मिलता? तो भी क्या आपको ये वाला ऑब्जर्वेशन मिलता? तो देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। ये जो अब हमें करना है इसमें एक्चुअली है कौन, इसको होता है डिटेक्ट करना, डिटेक्शन। ठीक है, डिस्टिंग्विश एंड डिटेक्शन में डिफरेंस है। डिस्टिंग्विश वर्ड अलग होता है, डिटेक्शन अलग होता है, डिटेक्ट करना अलग चीज होती है। डिस्टिंग्विश का मतलब है कि मुझे पता है एक टेस्ट में कार्बोनेट एक में बाइकार्बोनेट है, बट किस टेस्ट में कौन था वो भूल गया, तो उनको हम लोग करेंगे डिस्टिंग्विश। ठीक है, अब व्हाट इज डिटेक्शन? डिटेक्शन मतलब कि एक ही टेस्ट में कौन कौन प्रेजेंट है, कौन कौन प्रेजेंट है वो बताओ, डिटेक्ट करो उसमें कौन कौन प्रेजेंट है। क्या बातें क्लियर है? क्या आपको ये वर्ड क्लियर है मैं जो बोल रहा हूं? क्लियर है? तो अब मैं आपको जो टेस्ट शुरू करने जा रहा हूं कार्बन बाइकार्बोनेट को, पहले मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बन एंड बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। क्वेश्चन लिखना है, मैं आपको थ्योरी क्वेश्चन फॉर्म में लिखा रहा हूं, ये आपकी थ्योरी चल रही है बट इन क्वेश्चन फॉर्म। क्वेश्चन आप लोग लिखिए फटाफट, हाउ टू डिस्टिंग्विश कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। मतलब ये क्या ये दोनों सेम टेस्ट ट्यूब में या अलग अलग टेस्ट ट्यूब में? अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में। परफेक्ट।
तो अब मैं इनको डिस्टिंग्विश करने जा रहा हूँ। क्या बोलते तैयार है? शिवांश मालपानी, ऊपर जो लिखा हुआ था कि आपको सपोज लिखना था, ऊपर जो मैंने टेस्ट ट्यूब बनाए थे नहीं, मैं आपको सिर्फ वर्ड्स एक्सप्लेन कर रहा था। यदि आपको लिखना है तो रिकॉर्डिंग से देख लेना, अकॉर्डिंग टू मी नहीं लिखना था आपको सिर्फ समझना था व्हाट इज डिटेक्शन एंड डिस्टिंग्विश। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सो ओवरऑल मेनली दो मेथड है इनको डिस्टिंग्विश करने का, कार्बन बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन को। ठीक है, आपके दिमाग में ना अब क्या चलना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा दो टेस्ट पड़ी हुई है, एक में कार्बन एक में बाइकार्बोनेट, तो हम उसको डिस्टिंग्विश करने जा रहे हैं। तो पहला मेथड है यूजिंग फिनोल्फथालीन। पहला मेथड है यूजिंग फिनोल्फथालीन। क्या आपने फिनोल्फथालीन नाम सुना है? क्या आपने फिनोल्फथालीन नाम सुना है? यस, सुना है। फिनोल्फथालीन एक इंडिकेटर होता है, आप जानते हैं बात, ये एक इंडिकेटर होता है। फिनोल्फथालीन हम डिनोट करते हैं एचपीएस पे, ऐसा कुछ एचपीएस ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग, एचपीएस कैसे डिनोट करते हैं? दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं, एक तो मिथाइल ऑरेंज, एक होता है फिनोल्फथालीन एचपीएस। ये बोथ कैपिटल एच है का? दोनों में कैपिटल एच आता है क्या? मेरे को याद नहीं इतना कुछ। ठीक है, देख लो देख लो, 10th में थोड़ा था। ठीक है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए आप। बताओ यहाँ पे चार तरह से बताओ या तीन तरह से बताओ? चार तरह से, तीन तरह से, आप बताओ। फोर मेथड है, थ्री मेथड? तीन, फोर। फोर में अब आपको टेंशन होगी, आपको टेंशन हो जाएगी। टेंशन क्या है? जब पीएच लेस देन 0 हो तो फिनोल्फथालीन का जो कलर है वो आपको मिलेगा रेड कलर, और आपको उस बुक में दिया ऑरेंज कलर। जब पीएच 0 to 8 हो, 8.2, तो फिनोल्फथालीन का कलर होता है कलरलेस। कलरलेस फुल फॉर्म आप लिखना। जब पीएच 8.2 से 12 हो तो आपको मिलेगा पिंक कलर। अब आपको एक टेंशन शुरू हो गई यहाँ पे, आपको बहुत बड़ी टेंशन शुरू हो गई, सर पीएच लेस देन 0 पॉसिबल है क्या? क्या वो टेंशन शुरू हो गई? क्या वो टेंशन शुरू हुई, पीएच लेस देन 0 है क्या? मैंने को बोला था, मैंने को बोला था मुझे तीन लिखने दो, मेरे को बोला था कि मुझे तीन लिखने दो, पर आपने बोला नहीं, इसे चार लिखो। लिख लो भाई, लो लिख लो। पीएच लेस देन 0 पॉसिबल है, पीएच लेस देन 0 पॉसिबल है। ओके, जब पीएच ग्रेटर देन 12 तो आपको वापस मिलेगा कलरलेस सोल्यूशन। कलरलेस सोल्यूशन आपको मिलेगा कुछ इस तरह से। मतलब फिनोल्फथालीन का जो ऑब्जर्वेशन है, आपको ऑब्जर्वेशन कर मिलता है जब पीएच हाई हो, जब पीएच 8 से 12 के बीच में हो तो आपको ऑब्जर्वेशन मिलता है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है कि पीएच लेस देन 0 पॉसिबल कैसे है? तो मैं आपको जैसे एक आइडिया दे रहा हूँ, वो आइडिया सही तरीका नहीं है। मैं कुछ आइडिया देने जा रहा हूँ, वो सही तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक मोटा मोटी आइडिया दे सकता हूँ। क्या मैं आपको बताऊं? वो आइडिया सही नहीं रहेगा, रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, बट फिर भी आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि हाँ चीजें पॉसिबल है, वो आपको बताने जा रहा हूँ मैं आपको। मेरा क्वेश्चन ये है बहुत सिंपल सा, व्हाट इज पीएच? कलरेशन, ये कलरेशन लिखा, कलरेशन। व्हाट इज पीएच? माइनस टाइम्स ऑफ log H प्लस, है ना? है ना? तो मेरा क्वेश्चन है कि पीएच नेगेटिव कब पॉसिबल है, पीएच लेस देन 0 पॉसिबल कब है? जब इसकी वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब इसकी वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटर देन 1। और क्या H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 1 हो सकती है? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या ग्रेटर देन 1 प्लस हो सकती है? क्या कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की 1 से ज्यादा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, सुपर एसिड के लिए पॉसिबल है, सुपर एसिड के लिए पॉसिबल है, पीएच लेस देन 0 हो सकती है। आपको विश्वास नहीं हो तो आप गूगल पे टाइप करें फिनोल्फथालीन, जैसे आपको फिनोल्फथालीन टाइप करोगे तो वहाँ पे विकिपीडिया पे जाना, विकिपीडिया पे जाके चेक करना कि पीएच लेस देन 0 उन्होंने फिनोल्फथालीन में लिखा हुआ है, कलर भी लिखा हुआ है, रेड है, ऑरेंज में थोड़ा भूल गया लेकिन लिखा हुआ है, चेक कीजिए। हाँ, मैंने आपको जो बताया ये तरीका पीएच लेस देन 0 के लिए डिफाइंड है क्या? तो ये तरीका पीएच लेस देन 0 के लिए डिफाइंड नहीं है।
वहां पर हम लोग कुछ अलग तरह से निकालते हैं, जब पीएच लेस देन 0 होती है तो अलग तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इस तरह से, हाँ, एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन से कैलकुलेट किया जाता है, ना कि इस तरह से, ना कि इस तरह से। बट हाँ, मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ, यस इट इज पॉसिबल। आगे बढ़ता हूँ। रेसिपी हमारे इसको मतलब है नहीं, हमारे सिलेबस में है नहीं, तो आप छोड़ सकते हो। तो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि मान लो आपने लिया फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर, जो कि बेसिक मीडियम में वर्क करता है, एंड आपने लिया बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। बस आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पुटअप करना चाहता हूँ, देखता हूँ वो कितना आता है कितना नहीं आता। क्या मुझे बता सकते हो कि इनमें से विच इज मोर बेसिक विथ लॉजिक? क्या मुझे बता सकते हो विच इज मोर बेसिक विथ लॉजिक, बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट लॉजिकली? आंसर कार्बोनेट, बिकॉज बाइकार्बोनेट में तो अभी भी एसिडिक हाइड्रोजन पड़ा हुआ है। बाइकार्बोनेट में तो अभी भी एसिडिक हाइड्रोजन पड़ा हुआ है। क्या दिखाई दे रहा है एसिडिक हाइड्रोजन? क्या इसमें एसिडिक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? और यदि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है, इसका मतलब बेसिक ये लेस बेसिक है, ये लेस बेसिक है, हाँ या ना? तो मोर बेसिक कौन सा हुआ? मोर बेसिक हुआ कार्बोनेट सॉल्यूशन। और मुझे क्या लगता है, मैं जस्ट अभी पढ़ा के जा चुका हूँ कि इसका पीएच 12 हो गया था ड्यू टू कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो इसकी पीएच होता ऑलमोस्ट 8 और उसका पीएच होता ऑलमोस्ट 12, 11 पॉइंट समथिंग। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर कौन ऑब्जर्वेशन देने वाला है विथ फिनोल्फ्थालीन? कौन ऑब्जर्वेशन देगा? कार्बोनेट। तो कार्बोनेट में आपको यहाँ पे जो कि फिनोल्फ्थालीन जो कलरलेस होता है, जो कलरलेस होता है वो अपना कलर चेंज करेगा, कलरलेस से पिंक कलरेशन। और ये आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? नो ऑब्जर्वेशन। इस तरह से मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ। जिस टेस्ट में कलर चेंज हुआ, जिस टेस्ट में कलर चेंज हुआ, तो वहां पे मैं बोल दूंगा कि वहां पर कार्बोनेट था, और जहां पर कलर चेंज नहीं हुआ वहां पर कौन था? बाइकार्बोनेट। ठीक है, ठीक है, क्या हम आगे बढ़े? प्रवास, हाँ, ये अब सब लोग मुझे प्लीज हो ये सब विकिपीडिया टाइप मत भेजो, मुझे जानता हूँ, मैं जानता हूँ, ठीक है, इट्स ओके, मैं ऑलरेडी विकिपीडिया पढ़ चुका हूँ। क्या हम आगे बढ़े? आपने नोट किया? एक और तरीका है इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने का, वो तरीका है यूजिंग रिएजेंट। यूजिंग रिएजेंट। क्या हम आगे बढ़े? निहाल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यूजिंग रिएजेंट। क्या हम शुरू करें? ठीक है, मान लीजिए मैं दो अलग अलग टेस्ट में, एक में कार्बोनेट लिया, एक में बाइकार्बोनेट लिया, और मैंने रिएजेंट ऐड किया। रिएजेंट लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, मर्क्यूरस, मर्क्यूरी, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, कुछ भी, कोई भी आप रिएजेंट यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन क्या होता है? वो पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं करता, नो ऑब्जर्वेशन, नहीं, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देता, तो कोई पीपीटी शिपटी नहीं बनाता। लेकिन कार्बोनेट क्या करता है? कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ में पीपीटी का फॉर्मेशन करना शुरू करता है। पीपीटी ऑब्टेन्ड। रिपीट कर रहा हूं, रिएजेंट को यूज करते हुए मैं कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को डिस्टिंग्विश कर सकता हूं। बाइकार्बोनेट रिएजेंट को कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ पीपीटी फॉर्म नहीं करता, जबकि कार्बोनेट कुछ पर्टिकुलर पीपीटी के साथ, कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ पीपीटी का फॉर्मेशन करता है। तो जिस टेस्ट में मुझे पीपीटी मिला उसमें कार्बोनेट था, जिसमें पीपीटी नहीं मिला वो बाइकार्बोनेट था, मैंने कर लिया डिस्टिंग्विश। एनी डाउट? एनी डाउट? नहीं? अब वो रिएजेंट्स कौन कौन से हैं जो कार्बन के साथ पीपीटी फॉर्म कर रहे हैं? नंबर वन। नंबर टू, कौन कौन से पीपीटीज का फॉर्मेशन होगा, पीपीटीज क्या क्या बनेंगे, उनका फॉर्मूलाज के। नंबर थ्री, जो भी पीपीटीज बनने वाले उनके कलर्स के। अब हमें वो चीज पढ़नी है।
तो इनमें से पीपीटी कौन बनाएगा? कार्बोनेट, और कार्बोनेट इन पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ पीपीटी का फॉर्मेशन करने जाएंगे। तो अब मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूं जो अब से सुनो, अब से स्टूडेंट्स आप लोग नहीं लिखेंगे। अब से आप लोग क्या करेंगे, अब से आप हैंडआउट्स के थ्रू अब आप लिखेंगे, बिकॉज अब आपको टाइम लगेगा लिखने में। ठीक है, तो आप हैंडआउट्स मैं आपको दूंगा, आप उसमें सब कुछ लिखोगे, आप वहां से नोट कर लेना, जिससे आपका एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। और सॉल्ट में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम शुरू करें? तो मैंने क्या किया, कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन को मैंने दोनों में ऐड किया, कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन। बाइकार्बोनेट से पीपीटी नहीं मिला, जब ये कार्बोनेट पीपीटी देगा, तो कार्बोनेट पीपीटी देने वाला है, वो पीपीटी देगा कैल्शियम कार्बोनेट। स्टूडेंट्स, क्या मैं सबका पहले पीपीटी लिख दूं सारे, कल बाद में लिख दूं, चलेगा? चलेगा। तो पहले मैं कैल्शियम कार्बोनेट, फिर स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, फिर बेरियम कार्बोनेट, सिल्वर के साथ ये देगा सिल्वर कार्बोनेट Ag2CO3। मर्क्यूरस Hg+1 में, Hg+1 में हमेशा डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात आप जानते हैं। मर्क्यूरस कार्बोनेट ये आपको देगा कुछ इस तरह से Hgco3.3Hgo। थोड़ा अजीब हो गई पीपीटी है, इट्स ओके, इट्स ओके। MgCl2 आपको पीपीटी देगा MgOH का होल ट्वाइस डॉट 4 MgCO3 डॉट CH2 पीपीटी देगा ZnCO3। ये सारे पीपीटीज आपको याद नहीं करने, इनसे कोई कलर्स आपको याद नहीं करने, कलर याद करोगे पागल हो जाओगे, और इतने सारे फॉर्मूलाज याद करोगे पागल हो जाओगे, बस फॉर्मूलाज बहुत गंदा है। फॉर्मूलाज याद मत करना, लास्ट में आपको मिलेगा ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल। आपको ये सब लिखना नहीं लिखना, तो ये मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि आप हैंडआउट से अब लिखना, बिकॉज मैं आपको लिखने के लिए टाइम नहीं दूंगा, एक्स्ट्रा टाइम मैं आपको नहीं दूंगा। ये सब पीपीटीज मिलेंगे आपको, पीपीटी से कलर याद नहीं करने। अब क्या क्या याद करना मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी देर वेट करें। ओके, कलर्स क्या है, तो इनके कलर्स बारे में बात करता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट कलर व्हाइट पीपीटी, या कलर याद करने का तरीका बहुत सिंपल सा, ऑल कार्बोनेट पीपीटीज आर व्हाइट इन कलर, all carbonate PPTs are white in color, all carbonate PPTs are white in color, all carbonate PPTs are white in color except 3, except 3। हो गया, हो गया। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर आपको कैसे याद हुआ, तो आपको कैसे याद हुआ, तो स्टूडेंट्स मैंने इसको 3 बार 4 बार 5 बार लिखा, मेरे को याद हो गया, तभी मैं बोल रहा हूँ कि आप खुद वापस लिखना, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, एक्सेप्ट 3 का मतलब कि 3 ऐसे होते हैं जिनके कलर थोड़े डिफरेंट होते हैं। जैसे मर्क्यूरी का कलर होता है येलो कलर, मर्क्यूरी का कलर होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। और बताओ मेलेकेट ग्रीन का कलर क्या होगा, मेलेकेट ग्रीन का कलर क्या होगा? ग्रीन कलर, कॉमन सेंस बेस्ड है, इसका कलर होता है ग्रीन कलर। आपको क्या याद रखना है, यदि कार्बोनेट पीपीटी बनाता है, फिर वो तो बाइकार्बोनेट पीपीटी फॉर्म नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, कार्बोनेट पीपीटी बनाता है तो वो क्या करता है, कार्बोनेट पीपीटी बनाता है तो वो व्हाइट कलर प्रोड्यूस करता है, एक्सेप्ट 3। सर जितने भी पीपीटीज आप देखो कार्बोनेट से व्हाइट पीपीटीज है एक्सेप्ट 3, मर्क्यूरस येलो पीपीटी, मर्क्यूरिक रेडिश ब्राउन, कॉपर वो मेल्टेड ग्रीन, ग्रीन वाला। हो गया याद, खत्म, एनी डाउट? फॉर्मूलाज आपको याद करना नहीं है, फॉर्मूलाज आपको याद करना नहीं है, क्या आपको याद हो गया? सिंपल है। या ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अब तो ओवरऑल 11 तरीके से, 11 मेथड से मैं कार्बन बाइकार्बोनेट को डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ। 10 तो आपके सामने ये रहा, और एक है फिनोल्फथालीन। 10 तो आपके सामने ये रहा, और एक है फिनोल्फथालीन। 11 तरह से मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब
मैं कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को डिटेक्ट करने जाऊंगा। अब मैं डिटेक्शन शुरू करूंगा। तो हाउ टू डिटेक्ट कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। मैं चाहता हूं कि आपको लिखना है तो लिख लो, साथ साथ में लिख लो। लिखना चाहते हो आप, ये एक पेज इसके लिए छोड़ दीजिए, एक पेज आप इसके लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद लिखना शुरू करें। हाउ टू डिटेक्ट कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। क्या मैं बोलूं? मनीष जोशी, सिर्फ ये याद रखना आपको कि कार्बन पीपीटी फॉर्म करता है, बाइकार्बोनेट पीपीटी फॉर्म नहीं करता। बस खत्म हो गया। नंबर 2, कार्बन की पीपीटी का कलर क्या? व्हाइट एक्सेप्ट 3। बस और कुछ याद नहीं करना, बाकी सब मुंह में आया। आगे बढ़ते हैं। तो हाउ टू डिटेक्ट कार्बन एंड बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। तो डिटेक्शन में सिर्फ और सिर्फ ये 5 ही रिएजेंट काम आते हैं जिनको डिटेक्ट कर सकते हैं। 11 तरह से मैं इनको डिस्टिंग्विश कर सकता हूं, बट 5 तरह से मैं इनको डिटेक्ट कर सकता हूं। इन 5 तरह से मैं इनको डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा मैं आपको खुद बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 1, फिनोल्फथालीन को तो अगेन फिनोल्फथालीन में कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊं कि वहां पर दोनों प्रेजेंट है। तो क्या हम शुरू करें फिर प्रोग्राम? ठीक है। हाउ टू डिटेक्ट कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स है। जैसे स्टार्टिंग में नंबर 1, मान लीजिए कि कार्बोनेट बाइकार्बोनेट दोनों एक साथ प्रेजेंट है, मान लो है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि दोनों प्रेजेंट है या नहीं। आपको ये बात आइडेंटिफाई करना है। आपने अभी क्या किया, पहले ऐड किया डायल्यूट HCl और डायल्यूट HCl, इट विल प्रोड्यूस CO2। CO2 से कंफर्म हो गया या तो ये या फिर ये या फिर दोनों। ठीक है। अब ये तो कंफर्म हो गया कि इन बस 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर निकल आएगी यदि CO2 गैस लिबरेट हो रही है तो इन तीन में से कौन सी पॉसिबिलिटी एप्लीकेबल है, कौन सी पॉसिबिलिटी होगी जानने के लिए अब हम रिएक्शन लिखते हैं। आप लोग लिखना शुरू करें साथ साथ में। एड MCl2 सॉल्यूशन। MCl2 सॉल्यूशन, जब M क्या है, आइदर कैल्शियम, तो आप कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर सकते हो, आप स्ट्रोशियम क्लोराइड ऐड कर सकते हो, आप बेरियम क्लोराइड ऐड कर सकते हो। इनमें से कोई भी आप ऐड एक चीज ऐड कर सकते हो। इन एक्सेस एंड filtered and filtered। ठीक है। यदि मान लीजिए मैंने पहले इन तीनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ, इन तीनों को आधे कैल्शियम स्ट्रोशियम बेरियम। तो मेरा प्रश्न यदि मान लो कैल्शियम क्लोराइड ऐड किया और यदि मुझे यहाँ पीपीटी मिला, व्हाइट पीपीटी मिला, बताओ व्हाइट पीपीटी किसका था? यदि मुझे यहाँ पे व्हाइट पीपीटी मिल रहा है ऑफ MCO3, मतलब यहाँ पे कार्बोनेट कंफर्म, बिकॉज बाइकार्बोनेट तो पीपीटी देता नहीं है। क्या बाइकार्बोनेट पीपीटी देता है क्या? यहाँ पर CO2 गैस लिबरेट हुई थी, ये बात मुझे पता है। CO2 गैस बाइकार्बोनेट और कार्बन दोनों प्रोड्यूस करता है। बट यदि यहाँ पे पीपीटी मिला, इसका पीपीटी मतलब कौन, किसने दिया पीपीटी? और पीपीटी दिया सिर्फ कार्बोनेट है, मतलब यहाँ पे कार्बोनेट कंफर्म हो गया है। यहाँ पे कार्बोनेट कंफर्म हो गया है। मानते हो? बट क्या वहां पे बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है या नहीं है, जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या मुझे बता सकते हो इस फिल्ट्रेट में क्या क्या बचा है? इस फिल्ट्रेट में क्या क्या बचा है लॉजिकली? बताओ क्या क्या बचा है? तो मुझे क्यों लगता है कि हमें बाइकार्बोनेट बचा हुआ, बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन बचा हुआ। और मुझे क्या लगता है कि एक और चीज बची हुई है, वो बची MCl2। ठीक है, आपने यहाँ पे MCl2 एक्सेस में लिया। एक्सेस में आपने एक्सेस में क्यों लिया? क्योंकि जितने भी कार्बोनेट था ना, वो पूरा पूरा कार्बोनेट पीपीटी फॉर्म कर ले। अब यहाँ पर कार्बोनेट की एक भी बूंद यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर कार्बोनेट की एक भी बूंद यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। तभी इसलिए कारण से हमने यहाँ पे एक्सेस में लिया है। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है? क्या कोई बात समझ में आ रहा है? आ रहा है। अब यहाँ पर कार्बोनेट की एक भी बूंद नहीं है। अब आगे तो MCl2 रिमेनिंग, कुछ यूज हुआ, वेरी गुड, बट कुछ रिमेनिंग यहाँ पर रह गया।
आगे बढ़े। बाइकार्बोनेट तो पीपीटी नहीं बनाएगा। अब्दुल्ला, मैंने कहाँ बोला बाइकार्बोनेट पीपीटी बनाया? ये तो फिल्ट्रेट में है, फिल्ट्रेट। अब हम क्या कर रहे हैं, इन भाई साहब को वापस आग लगा रहे हैं। एक्वस सस्पेंशन इज हीटेड। आपको पता है टेम्परेचर कितना है? क्या आपको पता है टेम्परेचर कितना है? मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है? मैक्सिमम आंसर इज 100 डिग्री इज हीटेड। तो बचपन में हमने पढ़ा था, याद हो तो, कि बाइकार्बोनेट को हीट करने पे क्या मिलता है? CO2। और क्या मिलता है बाइकार्बोनेट को हीट करने पे? बचपन में पढ़ा था जब छोटे मोटे हुआ करता, चुनमुन हुआ करता। COH2। और क्या मिला करता था? और क्या मिलता था जब बाइकार्बोनेट को हीट करते थे? तो कार्बोनेट। ये कार्बोनेट, ये कार्बोनेट इससे अब रिएक्ट करेगा और आपको वापस से मेटल कार्बोनेट का पीपीटी मिलना शुरू होगा। इसका मतलब को रिप्रेसिपिटेशन, सुन लेना, रिप्रेसिपिटेशन ऑफ MCO3। आपको वापस से MCO3 का पीपीटी मिलना शुरू हो गया, व्हाइट पीपीटी, जो मुझे चिल्ला चिल्ला के बोल रखी वहां पर। अब बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है। अब यहाँ बाइकार्बोनेट कंफर्म हो गया है। क्या समझ में आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे वापस से MCO3 का पीपीटी मिलना, हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज कार्बोनेट की यहाँ पे एक भी बूंद अब नहीं है। फिर कैसे मिला आपको कार्बोनेट का वापस पीपीटी? बिकॉज वहां पे बाइकार्बोनेट था, बाइकार्बोनेट ने खुद को तोड़ के कार्बोनेट प्रोड्यूस किया। ठीक बा, ठीक है, ठीक है। अब तीनों पॉसिबिलिटीज के मैं आपको बताऊं एक बार, तीनों पॉसिबिलिटीज बताऊं, ठीक है। यदि मान लो आपको सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन मिलता और ये आपको ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता, ये आपको नहीं मिलता, बताओ वहां पे कौन प्रेजेंट था? ओनली कार्बोनेट। मान लो आपको ये वाला ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता और आपको ये वाला ऑब्जर्वेशन मिलता, तो वहां पे कौन था? ओनली बाइकार्बोनेट। आपको दोनों ऑब्जर्वेशन मिल रहे हैं, इसका मतलब वहां पे कौन था? दोनों थे। तुमने प्रॉपर्ली इजिली डिटेक्ट कर लिया है। तो मैं इन तीनों से डिटेक्ट करना आपको बता चुका हूं, कैसे डिटेक्ट करते हैं इन तीनों से। अब मैं आपको इन दोनों से डिटेक्ट करना बताऊंगा। टोटल 5 ऐसे में इनको डिटेक्ट कर सकता हूं। क्या आपने नोट किया? तुम आगे बढ़ू, इधर आपने नोट किया, तुम आगे बढ़ू। मिलान कुमार बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। डिटेक्ट के अंदर डिस्टिंग्विश वर्ड छुपा हुआ है, बट डिस्टिंग्विश में डिटेक्ट नहीं छुपा हुआ। डिस्टिंग्विश में डिटेक्ट वर्ड नहीं छुपा हुआ। डन, आगे बढ़ो। स्टूडेंट्स, अब आप नहीं लिख पाएंगे बिकॉज अब आप मेरी स्पीड मैच नहीं कर पाएंगे, और मेरी स्पीड मैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप लिखना मत, आप हैंड आउट से लिख लेना। ठीक है। अब मैं यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड लिखने के बाद अब मैं नेक्स्ट लिखने जा रहा हूँ AgNO3 सॉल्यूशन। यदि यहाँ पे मैं AgNO3 सॉल्यूशन लूँ, बताओ मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? AgNO3 सॉल्यूशन लूंगा तो बताओ मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? आंसर Ag2CO3। और Ag2CO3 का क्या मिलेगा? व्हाइट पीपीटी। इसका मतलब कि यदि अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट में यदि AgNO3 सॉल्यूशन ऐड करूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा व्हाइट पीपीटी ऑफ Ag2CO3, जो कंफर्म करेगा कि वहाँ पर कार्बोनेट प्रेजेंट है। अब रिमेनिंग में क्या बचा होगा? रिमेनिंग में AgNO3 थोड़ा बहुत बचा होगा और बाइकार्बोनेट बचा होगा। हाँ ये ना, हाँ ये ना, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। हाँ। अब यदि मैं इसके एक्वस सस्पेंशन को हीट करता हूँ, बताओ मुझे क्या मिलेगा? यदि इसको मैं एक्वस सस्पेंशन को हीट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? सोच समझ के बताना। क्या मुझे Ag2CO3 मिलेगा? पक्का? या मुझे Ag2O मिलेगा? या मुझे Ag मिलेगा? सोच समझ के बोलो। आंसर Ag2।
तो Ag2CO3 आग लगी हुई है, आग लगी हुई टूटेगा, किसमें टूटेगा? इन Ag2O। क्या Ag2O फर्दर टूटेगा? तो आग कितनी लगी हुई है, आग कितनी लगी हुई है, तो मुझे क्या लगता है कि Ag2O इज बेटर ऑप्शन। तो आपको यहाँ पे मिलेगा Ag2, मतलब ब्राउनिश ब्लैक पिपिटी। यदि आपको ब्राउनिश ब्लैक पिपिटी मिल रहा है, इसका मतलब वहां पे बाइकार्बोनेट प्रेजेंट था, ब्राउनिश ब्लैक पिपिटी। क्या बात है, क्लियर है? बाकी सब कुछ सेम, बिल्कुल आइडेंटिकल कहानी। ठीक है, तो मैं आपको अब लिखने का टाइम नहीं दूंगा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट में मैं ऐड कर रहा हूँ ये वाला, मैं इससे भी इनको डिटेक्ट करना चाहूंगा। आप इन दोनों में से कुछ भी लिख लो, बोथ आर इक्विलिब्रेट, आप दोनों लिख सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। से कैल्शियम कार्बोनेट क्यों नहीं टूटा? सुहानी, कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर अलग है, Ag2CO3 का थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर अलग है, दोनों का थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर अलग है। अंकुर कुशवाहा, आपने हैंड रेज किया, यस, क्या डाउट आपका? जबकि आपको तो मैं बाहर निकाल दिया था, फिर भी आप आगे वापस से। मेरे को राइट में बाहर निकला था, वापस कैसे अंदर आ गए आप? चलो आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट है कि अब मैंने यहाँ पे लिया मर्क्यूरस नाइट्रेट +1। यदि वो लूंगा तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा येलो पीपीटी, और येलो पीपीटी आती है वो चीज कंफर्म हो गई कि वहाँ पे बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है। अब मेरा क्वेश्चन है कि रिमेनिंग क्या है? वही जो अभी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या वही चीज रिमेनिंग है? हाँ या ना? क्या है, तो कोई डाउट है? अब बताओ क्या मिलेगा लॉजिकली, अब आपको क्या मिलना चाहिए? तो लॉजिकली आपको मिलना चाहिए था Hg2CO3। ध्यान सुनो फ्रेंड्स, Hg2CO3 आग लगी हुई थी, ये टूटेगा इन Hg2O प्लस CO2। आग लगी हुई तो Hg2O फर्दर डिकम्पोज होगा इन Hg प्लस HgO। और क्या HgO फर्दर डिकम्पोज होगा? क्या HgO फर्दर डिकम्पोज होगा? HgO क्या फर्दर डिकम्पोज होगा? HgO टूटेगा 400। तो आपको फाइनल जो आपको यहाँ पे मिलने वाला, आपको यहाँ पे मिलने वाला मरकरी प्लस HgO। स्टूडेंट मैं आपको एक टेंशन खत्म करूँ क्या? एक टेंशन खत्म करो आपकी, आप बुरा नहीं मानो तो। यस, ये जो हेडिंग है, टेबल के बाद मैं आपको जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ वो लेस इंपॉर्टेंट है। टेबल के बाद मैं जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ ये चीज लेस इंपॉर्टेंट है, ये चीज लेस इंपॉर्टेंट है, ये चीज लेस इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ, कैसा फील हुआ आपको? अच्छा लगा? बिकॉज इसमें पता है चीज आपको आती तो है, बट आपको अंदर से डर लग रहा है। आपको सब चीज आती है, एक ही चीज को मैं 3 बार 4 बार 5 बार लिख रहा हूँ तो आपको चीजें आ रही है, बट दिक्कत क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है सर? रिएक्शन है सर, फ्लो डायग्राम, इतने सारे फ्लो डायग्राम्स कैसे याद करें, हमें टेंशन हो गई। लेकिन जैसे आपको बोला ये लेस इंपॉर्टेंट, आपको मजा आ गया, वाह। सर Hg2 का थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर क्या, लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। Hg2O को आप लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप आग लगाओगे तो वो टूट जाता है इन Hg प्लस HgO। अंशुल अरोरा लेस इंपॉर्टेंट का मतलब सिलेबस में नहीं होना है क्या? आंसर नो। अंशुल अरोरा इसमें मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसमें लॉजिक क्या है? इसमें लॉजिक है कि जे एडवांस को भरोसा नहीं है, जे एडवांस को भरोसा नहीं है। आज लोग पागल हो गया वो, जे एडवांस कुछ भी क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, इसलिए मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहता कि आप एक भी क्वेश्चन में अटके, भूल से भी मैं चांस नहीं लूंगा, मुझे पूरा पढ़ाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ 5 लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, बाकी लोग डिटेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं डिटेक्ट करेंगे, क्या मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊं? यदि मैं आपको अब यदि पढ़ाया, अब पढ़ाया तो शायद आप नहीं कर पाएंगे। तो बाकी कहानी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगी बाकी कहानी।
आपको क्वेश्चन दो क्या? आपके लिए एक मैं क्वेश्चन लेके आया, एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको होमवर्क आज से भी है। आपको होमवर्क सिर्फ ये 20 ग्राम कुछ था, मेरे को आग लगा 4.4 ग्राम, 1.8 ग्राम एंड 13.8 जो रिमेनिंग है वो बचा। इस जितना भी था उस सबको उठा के मैं इसका पानी में सोल्यूशन बनाया, सोल्यूशन बनाने के बाद इसे मेरिंग क्लोराइड ऐड किया, आपको मिला ये पीपीटी 19.7 ग्राम। तो इन्फॉर्मेशन गिवन है, मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। व्हाट इज ए बी सी डी ई आइडेंटिफाई करो, और उसमें मोल कॉन्सेप्ट का यूज है। विदाउट मोल कॉन्सेप्ट आपका आंसर, सबके आंसर्स गलत आएंगे। विदाउट मोल कॉन्सेप्ट सबके आंसर गलत आएंगे। दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपकी इस हैंडआउट में अवेलेबल है, इस हैंडआउट में अवेलेबल है। तो इसकी हिंट इस हैंडआउट में अवेलेबल है, तो आप ट्राई करना क्या होगा क्या नहीं होगा। और तुक्का मारोगे सबका आंसर गलत आएगा। यदि आप मोल कॉन्सेप्ट को यूज करोगे, मास को यूज करोगे, मोल कॉन्सेप्ट को यूज करोगे, तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। तो मुझे 100% पता है कि जब मैं सैटरडे को जब मैं क्लास लूंगा तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर गलत होगा और कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट का आंसर सही होगा। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मोल कॉन्सेप्ट, इसके लिए आपको लगेगा अरे सर ये तो मैंने सोचा नहीं था। तो मैं चाहता हूं कि आप अरे सर ना बोलते हुए आप बोलेंगे यस सर हमारा आंसर सही था। आप ये लैंग्वेज यूज जरूर करें। यदि आप मोल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, अभी आप कर लेना तो मजा आएगा। अंदर से जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ना कि वाह सर वाह हम कर सकते थे, हम सब कुछ कर सकते हैं, वो मजा अलग चीज है। आपको होमवर्क सिर्फ और सिर्फ यही है, इसके अलावा कोई आपको होमवर्क नहीं है। आपको पता है मैं ज्यादा होमवर्क देता नहीं हूँ, है कि नहीं? ज्यादा होमवर्क देना पाप है, और इतना पापी मैं हूं नहीं। तो स्टूडेंट्स आप लोग हैंडआउट डाउनलोड करें, आप लोग हैंडआउट डाउनलोड करें। क्या हैंडआउट्स मिल गए? HG2 का थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर 350 है ना? नहीं जी, बेनर्जी नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। ये अंकुर खुशवाहा याद रखना, नेक्स्ट टाइम यदि आप क्लास में थोड़ी भी ऐसा लगा कि आप नहीं पढ़ रहे हो, मैं वापस बाहर निकल दूंगा। चाहे आप कितनी बार भी हो, मैं हमेशा को बाहर निकल दूंगा। या तो नेक्स्ट टाइम से आना तो बिल्कुल प्यार से तमीज से पढ़ना, और मैं बाहर निकल दूंगा। बहुत सिंपल सा है। मेरी क्लास में सिर्फ वो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं। क्या सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? अंकुर खाटुआ आपसे बोल रहे हैं, क्लियर है? मेरा मेन फोकस है ऑनली पढ़ाना, आपका मेन फोकस है पढ़ना, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो आप ऐसे वैसे बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप। थैंक यू सो मच। दूसरी बात, व्हाट्सएप पे डाउट क्लियर करते हैं आप? मैं नहीं करता, मैं व्हाट्सएप पे डाउट क्लियर नहीं करता। एलन प्लस पे, एलन प्लस या फिर ई सॉल्यूशन ऐप, ई सॉल्यूशन ऐप पर मैं डाउट करें, मैं आपको डाउट बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।